अंदर यूज करते हैं। तो देखो क्वेश्चन 10 राइट नोट ऑन पाई डायग्राम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 2 मार्क्स में ज्यादा आता है। देखो क्या है पाई डायग्राम, सिंपल थियरी है। 1 मार्क में ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको एग्जाम में वो डेफिनेशन याद से लिखनी है। क्लियर? 1 मार्क में ज्यादातर ये डेफिनेशन पूछते हैं। देखो क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, डिवीजन ऑफ सर्कल इन डिग्रीज रिप्रेजेंट अ पाई डायग्राम। एक सर्कल है, उस सर्कल के हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पाई चार्ट सबको पता है ना कैसा होता है। ओके, तो जो पाई चार्ट है तो उसको ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो सर्कल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग पाई डायग्राम कहते हैं। अब ध्यान देना 1 मार्क में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, if an entire circle is considered as a universal set of entire data, कि पूरा सर्कल जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा का पूरा आपका डेटा। आगे एंड द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ दिस डेटा, ये जो डेटा के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय डिवाइडिंग द सर्कल इन डिग्रीज। कि एक पूरा सर्कल है, उस सर्कल को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो जो एक पार्ट है जो एक डिग्री या प्रपोर्शन को आइडेंटिफाई कर रहा है उसको हम लोग पाई डायग्राम कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, प्लीज एक दो बार रीड करोगे आपको याद हो जाएगी। पाई डायग्राम इज ड्रॉन फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, जिसके लिए हम लोग बार डायग्राम बनाते हैं। तो पाई चार्ट जिसमें बनता है उसमें बार डायग्राम भी हम लोग बना सकते हैं। सिंस एन एंटायर सर्कल रिप्रेजेंट 360 डिग्री, एंटायर डेटा जो है वो भी क्या होगा, हमको 360 के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी हमारी जो फॉर्मूला होगी कैसे होगी, डिग्री कैसे निकालेंगे कोई भी सेक्शन की, कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360। ये सब आपने 11th में सीखा हुआ है, इस वजह से मेरी स्पीड क्या है काफी ज्यादा है इस टॉपिक में। आगे चलो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो क्या है आपका, अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको पाई चार्ट क्लियर होगा जिन लोगों को 11th में क्लियर नहीं था। देखो एग्जाम्पल में क्या है कि कोई पर्सन है, सपोज करो ये मैंने अपना ही एग्जाम्पल रियल लाइफ का दिया है कि अगर मेरे पास 100 रुपीज है, मेरी सपोज करो पूरे मंथ में मैं 100 रुपए खर्चा करता हूँ। अज्यूम करते हैं एक्सपेंस मेरा जो भी हो उसको हम लोग परसेंटेज वाइज डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अगर मैं 20,000 स्पेंड करता हूँ तो मैं परसेंटेजेस दे रहा हूँ। तो मेरी इनकम का मैं 20% किसके ऊपर स्पेंड करता हूँ, बुक्स के ऊपर। मेरी जो इनकम है उसमें 20% किसके ऊपर जाता है, बुक्स के ऊपर। 5% स्टेशनरी के ऊपर, 30% फोन कंप्यूटर अदर डिवाइसेस जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनका रिचार्ज हो गया, ये सब इंटरनेट, ये सब मेरा खर्चा जाता है। 30% मैं खाने के ऊपर खर्चा करता हूँ जो मेरा काफी सारा बच गया है लॉकडाउन की वजह से, और 15% क्लोथ्स के ऊपर, वो भी काफी सारा लॉकडाउन की वजह से बच गया है। ध्यान देना, तो मैंने अपने एक्सपेंसेस को डिवाइड कर दिया कि मैं 100 रुपए का अगर खर्चा कर रहा हूं तो कहाँ कहाँ पे कितना परसेंटेज खर्चा कर रहा हूं। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो। अब ये तो डेटा किस में है, टोटल परसेंटेज 100 है, तो इस 100 को आपको क्या करना है, 360 में कन्वर्ट करना है। कैसे, 20 आउट ऑफ 100, तो 360 में से कितना, तो देखो 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 360। वैसे ही 18 कैसे आया होगा, 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 360। लास्ट क्लोथ का 54 कैसे आया होगा, 15 डिवाइड बाय 100 इंटू 360। यानी आपकी फॉर्मूला क्या हो गई डिग्री निकालने की, जो कंपोनेंट है जैसे पहला वाला है तो कंपोनेंट क्या है 20 डिवाइड बाय टोटल, तो टोटल अभी हमारा कितना चल रहा है 100 इंटू 360, तो 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 360। आई होप सबको ये क्लियर हो। क्वेश्चन 10 11th में आपने ये पूरा समझा हुआ है पाई चार्ट। अब क्वेश्चन 11 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स में आए तो आपको पहले पाई चार्ट की क्या करनी है, डेफिनेशन लिखनी है। अगर 3 मार्क्स में है तो इसके पहले एक और पॉइंट आ जाएगा, वो पॉइंट कौन सा होगा, पाई चार्ट की डेफिनेशन। प्लीज 3 मार्क्स में ध्यान देना, आपको 3 मार्क्स में जितना हो सके इंट्रोडक्शन लिखना है, 5 मार्क्स में इंट्रो और कंक्लूजन दोनों। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, मैंने बताया मेरे नोट्स में अंडरलाइन नहीं किया, इसका मतलब क्या होगा, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है। एक्सप्लेन एस्पेक्ट दैट नीड टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ पाई डायग्राम। जब मेरे को पाई डायग्राम बनाना है तो क्या क्या पॉइंट्स, एस्पेक्ट मतलब पॉइंट्स जो मेरे को कंसिडर करने चाहिए। तो सबसे पहला क्या है कि सर्कल ऐसा बनाओ जिसमें टोटल क्या होना चाहिए, 360 डिग्री के हिसाब से होना चाहिए। 360 डिग्री के हिसाब से सर्कल, सर सर्कल वही तो होता है, नहीं वैसे नहीं होते। सपोज करो मैंने ये सर्कल बनाया, अब ऑब्वियसली
प्रॉपर नहीं है, हंसना नहीं, आपको पता है मैं चैंपियन हूं इसमें, बट यहाँ पे आप देखोगे ये 360 नहीं होगा एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो सर्कल जो है सर्कल जैसा लगना चाहिए, प्रॉपर सही लाइन, राउंड लाइन होनी चाहिए, ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा है। तो 360 डिग्री मेक्स अ सर्कल का मतलब क्या हुआ कि टोटल जो है आपका सही लाइन होनी चाहिए। डिग्री फॉर सब डिविजन्स आर कैलकुलेटेड, ये जो डिग्री है सब डिविजन्स की आर कैलकुलेटेड इन प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ये जो डेफिनेशन की लाइन है वही रिपीट हो रही है। Degree for subdivision are calculated in proportion to the value of variable for that division and sum total of degrees of all such division must be 360। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो आपने ये पार्ट्स बनाए हैं, सब डिविजन बनाया है कि मैंने 100 रुपए का खर्चे में ये डिवाइड किए थे ना, बुक्स, स्टेशनरी, मोबाइल, फूड, क्लोथ्स, तो उन सब जो प्रपोर्शनेट डिग्रीज आई है उन सब टोटल, उनका भी टोटल क्या होना चाहिए, 360 होना चाहिए। पहला पॉइंट, प्रॉपर सर्कल लगना चाहिए। सेकंड पॉइंट, जो आपके डिग्रीज वाले हैं उन सब का टोटल 360 होना चाहिए। थर्ड, if relevant data is compared across regions or time period, the two pi diagram can be drawn side by side। ध्यान से सुनना। अब सपोज करो मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, क्या कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, सपोज करते हैं हम लोग कंपेयर कर रहे हैं रिलायंस की सेल्स और है ना सेल्स, अज्यूम करते हैं कोई दूसरी कंपनी टाटा की। अगर मैं रिलायंस की सेल्स और टाटा की सेल्स कंपेयर कर रहा हूं, अब रिलायंस की सेल्स कम है और टाटा की सेल्स ज्यादा है, तो मेरे को दो सर्कल्स बनाने हैं, तो दो सर्कल्स कैसे बनाऊंगा कि एक सर्कल जो है वो स्मॉल होगा, दूसरा सर्कल जो है वो क्या होगा, लार्ज होगा। दोनों जो है हम लोग क्या करेंगे, सेम बनाएंगे नहीं। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है। अगर मेरे को दो पाई चार्ट के अंदर दो डेटा को कंपेयर करना है, तो मैं दो या तीन, जितने सर्कल्स है, जितना डेटा है उतने मैं क्या करूंगा, सर्कल्स और पाई चार्ट बनाऊंगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान की हम लोग नेशनल इनकम कंपेयर करें, तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान की नेशनल इनकम इंडिया से कम है, तो पाकिस्तान का स्मॉल सर्कल होना चाहिए, इंडिया का सर्कल ज्यादा होना चाहिए। अगर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तीनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का स्मॉलेस्ट होना चाहिए, इंडिया का मीडियम होना चाहिए और चाइना का जो है वो लार्जेस्ट सर्कल होना चाहिए। तो देखो लास्ट पॉइंट, for a data with smaller total value, a circle with smaller dimension, या रेडियस वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, तो आपको स्मॉल रेडियस रखना चाहिए। और वैसे ही अगर बड़ा टोटल है तो आपको क्या रखना चाहिए, बिगर डायमेंशन रखना चाहिए। क्वेश्चन 10 11 फिर से एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है ज्यादा, जो क्वेश्चन 10 में डेफिनेशन दी हुई है वो डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज क्वेश्चन 10 की डेफिनेशन एक बार फिर से रीड कर लो सब लोग खुद से। कुछ डाउट है किसी भी वर्ड में तो मुझे बताओ। डेफिनेशन है तो प्लीज आप चेंज नहीं कर सकते, जो लैंग्वेज दी है आपको वही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। प्लीज वीडियो ऑन करो, कुछ वॉइस ने अभी तक ऑन नहीं की है। ओके चलो, क्वेश्चन 10 11 हो गए। आकाश आपके हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी आपका नेट का इश्यू है, ये है, तो प्लीज वो ठीक हो जाए फिर ही भले आप कनेक्ट किया करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब ध्यान देना, एग्जाम में सिर्फ ये टाइप्स पूछेंगे, कोई भी ग्राफ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, कोई भी ग्राफ जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन 12 आज तक अभी पूछा नहीं है, बट फिर भी हम लोग सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं, एक बार रेफर कर रहे हैं। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, कुछ वॉइस अगर वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो तो मैं रिमूव कर रहा हूँ उसके बाद। ओके, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ग्राफ। कौन से हैं? तीन टाइप के हैं। टाइम सीरीज, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या आपने कुछ सीखे हुए हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और लास्ट है लॉगरिथम ग्राफ। अब ये जो लॉगरिथम है वो हम लोग
एक बार जब हमारे क्लासेस खुलेंगी तो मैं एक बार आपको ब्रीफ में डिस्कशन दूंगा, बट फिर से एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इनके नाम याद रखने हैं। कोई भी इन डिटेल में किसी की भी डेफिनेशन, किसी की भी मीनिंग पूछेंगे नहीं। अगर आपको डाउट है, मैं चैप्टर 1 के लास्ट 3 इयर्स के पेपर जो न्यू सिलेबस है वो दे सकता हूँ, या लास्ट 10 इयर्स के ओल्ड सिलेबस के पेपर्स दे सकता हूँ। आपसे कभी भी ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा नहीं है कि ग्राफ ये जो है उसकी मीनिंग बताओ या उसके कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। ओके, क्वेश्चन 13 अभी हम स्किप कर रहे हैं, सीधा चलते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 कहीं पे नोट डाउन कर दो, एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए, एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो एक सेकेंड। Question 14. Explain the usefulness of computer technology in the process of learning. कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्यों यूजफुल है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि हमको क्या आइडिया आएगा अगर हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर को यूज करेंगे, स्पेशली जब हम लोग किसके अंदर, कोई है ना इलेक्ट्रॉनिक वे में पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर। तो देखो सब लोग साथ में रहना मेरे। अब ये पूरा 3 मार्क का आंसर मैं आपको यहीं पे याद करवाने का ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ में रहना। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को रीड करते हैं। We are living in the age of digital technology and we can use this technology in our daily life। कि हम लोग अभी कौन से एज में रहते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के एज में रहते हैं। We use digital technology to stay connected with friends, relatives, to watch movies, to listen to music, to navigate our way while driving on unknown roads, etc. ध्यान से सुनना, पहले इन्होंने क्या बोला, हमारी एज कौन सी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की एज है। ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कि आजकल पढ़ाई भी किस पे हो रही है, ऑनलाइन वे से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वी यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी, हम लोग इंटरनेट का कहाँ पे यूज करते हैं, टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स। तो अपने दिमाग में जो आपका फेवरेट ऐप है, व्हाट्सएप, इंस्टा या स्नैपचैट, जो आपके दिमाग में ऐप है, आप उस ऐप को दिमाग में रखो। प्लीज एप्लीकेशन दिमाग में रखना, आगे काम आने वाली है। इंस्टा, व्हाट्सएप या स्नैपचैट, जो भी आपके दिमाग में, जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। टू वॉच मूवीज, मूवीज के लिए हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, यहाँ पे नेटफ्लिक्स है हमारा। टू लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू म्यूजिक, स्पॉटिफाई हो गया, गाना.com हो गया, ये सब आपके पास ऐप है। टू नेविगेट आवर वे वाइल ड्राइविंग ऑन अननोन रोड्स, कौन सा है ये, गूगल मैप्स है। तो पहला इंट्रोडक्शन में पॉइंट मैंने क्या याद रखा कि हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी के एज में है। सेकंड पॉइंट, हम लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं कहाँ पे, आपका फेवरेट ऐप पे, नेटफ्लिक्स यानी वॉच मूवीज, गाना यानी आपके लिए लिसन टू म्यूजिक, गूगल मैप्स जो है टू नेविगेट आवर वे while driving on unknown road। दो हेड पॉइंट्स हमने याद की, एज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेकंड एप्लीकेशंस के नेम के थ्रू। अब बोल रहे हैं कि भाई इंटरनेट का यूज सिर्फ इसके लिए नहीं करना है आपको, नेटफ्लिक्स के लिए, इंस्टा के लिए या फिर गूगल मैप्स के लिए, आप इसको किसके लिए यूज कर सकते हो, जो हम लोग यूज अभी कर ही रहे हैं, एजुकेशन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो एजुकेशन के अंदर इन्होंने दो चीजों को बोला है। एजुकेशन के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपके पास कोई ना कोई मोबाइल है और दूसरा आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। अगर आपके पास मोबाइल या इंटरनेट कनेक्शन, दोनों में से कुछ एक, दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं होती तो अभी आप मेरे को लाइव सुन नहीं पाते। तो देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल टूल्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो कौन से दो हम लोग पढ़ेंगे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और दूसरा है इंटरनेट टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में मोबाइल जो है, स्मार्टफोन हम उसको बोलते हैं, मोबाइल नहीं, स्मार्टफोन जो है वो भी एक टाइप का क्या है, स्मॉल कंप्यूटर ही है। आई होप सबको इंट्रोडक्शन याद हो गया होगा। इंट्रोडक्शन में 4 पॉइंट्स है। कौन से 4 पॉइंट्स है, सबसे पहले अभी कौन सी एज है, एज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी को, एप्स के नाम याद रखना, एक आपका फेवरेट ऐप है, एक नेटफ्लिक्स है, एक गाना.com है और एक गूगल मैप्स है। थर्ड पॉइंट, कि भाई इन 4 के लिए खाली यूज नहीं करो, और भी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। स्पेशली हम लोग इंटरनेट या कंप्यूटर को किसके लिए यूज कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए। और फोर्थ पॉइंट, के इंटरनेट या स्टडी करने के लिए दो चीजों की नीड होती है, दो टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी। प्लीज फटाफट चार जो इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स हैं उसको रीड करो, मेरे साथ याद करने का ट्राई करो। पूरा आंसर 3 मार्क का हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। ओके, चैट में कोई बोल रहा है सर हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं, लो भले,
बट मैंने ये पीडीएफ में फाइल पहले से ही ग्रुप में भेज दी है, तो जरूरत नहीं होगी आपको। ओके, आई होप सबको इंट्रोडक्शन याद हो गया होगा। ओके, क्या थे इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स? एज के ऊपर है, 4 एप्स हैं, इसको हम लोग एजुकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और फोर्थ, 2 टाइप की टेक्नोलॉजी है। कौन सी 2 टाइप की टेक्नोलॉजी है हमारी? पहला है इंटरनेट और दूसरा है कंप्यूटर। अब चलते हैं, हमारा ये जो आंसर है, अब क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कि कंप्यूटर कैसे आपको हेल्प करता है ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए, ऑनलाइन कुछ सीखने के लिए। तो हमारा पूरा आंसर अभी कंप्यूटर के ऊपर है, तो क्वेश्चन 14 कंप्यूटर के ऊपर है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन होगा, वो किसके ऊपर होगा? इंटरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। तो देखो, ये आपका क्वेश्चन 15 जो है वो किसके ऊपर है? इंटरनेट के ऊपर है। क्लियर? समझ में आ रहा है? हमारे नेक्स्ट 2 आंसर कैसे होंगे? अभी हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के बारे में जो हमने हेड पॉइंट्स देखी है, इंट्रोडक्शन देखा है, सेम इंट्रोडक्शन कहाँ पे होगा आपका? इंटरनेट के अंदर भी होगा। अभी पूरा फोकस किसके ऊपर है? कंप्यूटर के ऊपर है। तो देखो, कंप्यूटर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन बाय मैनकाइंड। ओल्ड सिलेबस में, ये एग्जाम में एमसीक्यूज में बार बार पूछते थे कि है ना, मैनकाइंड ने सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन क्या किया है? तो आपको देते थे व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, कंप्यूटर, ये वो। तो आंसर क्या होता था? कंप्यूटर होता था। कि इकोनॉमिक्स या एजुकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैनकाइंड ने कौन सी इन्वेंट की है? कंप्यूटर। वी कैन यूज वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। क्या आप लोग अपने लैपटॉप में क्या क्या यूज कर सकते हो? प्रेजेंटेशन, एक्सेल, वर्कशीट, डायग्राम, ग्राफ, स्टोरेज टूल, एक्सेट्रा। हर एक को हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब इन्होंने 5 हेड पॉइंट्स दी है। पहले मैं आपको एक हिंट याद करवाता हूं, साथ में रहना मेरे। ओके, हिंट है हमारी, डीपीएस जो है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, वो एजुकेशन में 1 नंबर पे है, टॉप पे है। ठीक है, डीपीएस एजुकेशन में 1 पे है। ठीक है, तो डीपीएस, डीपीएस आपकी क्या हो गई? 3 हेड पॉइंट्स हो गए, एक डी पे है, एक पी पे है, एक एस पे है। एजुकेशन का ई, एजुकेशन का आपका ई, और 1 पे है या औसम है, जो भी ओ पे आपका एक होगा। तो आपके 5 वर्ड्स, अब 5 अल्फाबेट्स आपको याद रखने हैं, डीपीएस, ई और ओ। फिर से, जो लोग यहाँ पे है ना, जिनका न्यू, पहले आपने ओसी का चैप्टर 1 नहीं सीखा था, मैं हर एक जो है आंसर जो होगा हमारा 3 मार्क का या 5 मार्क का, जो एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मैं उसके ट्रिक्स बना के आपको दूंगा, ताकि आपको यहीं पे क्या हो जाए? याद हो जाए। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के लेक्चर्स में खाली मैंने नोट्स में दिया है, हर आंसर नोट्स में नहीं होगा, हर एक ट्रिक नोट्स में नहीं होगी। क्लियर? तो प्लीज ये क्वेश्चन नंबर 14 ट्रिक करके कहीं पे नोट डाउन कर देना। डीपीएस एजुकेशन में नंबर 1 पे है। तो पहला क्या है? डी। तो डी के ऊपर चलते हैं। पी पे आपका प्रेजेंटेशन है, एक्सेल वर्कशीट, डायग्राम। ओके, तो डायग्राम से हमको क्या है? डी याद रखना है। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा है कि डायग्राम और ग्राफ कैसे हेल्प कर रहे हैं, या कंप्यूटर कैसे हेल्प कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यानी मेरा मेन काम है पढ़ाई करना, अब कंप्यूटर कैसे हेल्प कर रहा है? तो बाय वे ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे को कोई डायग्राम या ग्राफ बनाना है और मैं खुद से बना रहा हूं, आपको जैसे मैंने बताया कि अगर मैं सपोज करूं लॉ ऑफ डिमांड समझा रहा हूँ और डायग्राम बना रहा हूँ, तो आप क्लियरली देख रहे हो मेरी वाई एक्सिस टेढ़ी है, एक्स एक्सिस नीचे जा रही है, और यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड है, तो ये मेरे से प्रॉपर नहीं बन रहा है। क्लियर? लेकिन अगर मैं एक्सेल अभी ओपन करूं और एक्सेल के अंदर मैं क्या करूं? वैल्यूज पुट कर दूं, और वहां पे एक ऑप्शन आता है ड्रॉ ग्राफ या ड्रॉ डायग्राम, तो ऑटोमेटिकली वो बना देगा। तो मेरा जो इतना टाइम है डायग्राम या ग्राफ बनाने में, वो जाएगा ही नहीं। तो एजुकेशन में टीचर का काफी टाइम बच जाएगा अगर वो क्या करेगा? बस डेटा पुट कर दे और एक रिलेवेंट कमांड दे दे। तो एजुकेशन में डायग्राम और ग्राफ काफी हेल्पफुल है, वो हमने पहले ही पढ़ लिया है। और ये डायग्राम या ग्राफ बनाने में हमको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है। तो देखो, आप सबको पता है देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर व्हिच हेल्प अस टू ड्रॉ डायग्राम्स एंड ग्राफ व्हिच वी फ्रीक्वेंटली यूज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन कर्व, ये सब समझाने के लिए बहुत सारे डायग्राम्स चाहिए होते हैं। और मैं अगर खुद से बनाने जाऊंगा, एक तो प्रॉपर नहीं बनेंगे और टाइम कंज्यूमिंग होगा।
लेकिन मैं वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर बस एक कमांड दूंगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, डायग्राम बन जाएगा. For example, there are simple drawing tools in Word file which can be used to draw simple freehand figures like simple downward sloping or upward sloping demand curve या supply curve. Excel भी क्या करता है, plots almost all types of diagram and graph for the data we entered in worksheet. मैंने वर्कशीट में डिमांड और सप्लाई की डेटा डाली और मैं कमांड दे दूंगा, अगर मुझे कमांड यूज करने आता है कि ड्रॉ डायग्राम, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डायग्राम बना के देगा. We must only know the formula for doing so and give the relevant command. बस मेरे को फॉर्मूला आनी चाहिए और कमांड देने आना चाहिए. तो पहला मैंने याद किया, पहले ट्रिक याद करो, DPS एजुकेशन E और नंबर 1 मतलब O. D पे कौन सा है, डायग्राम एंड ग्राफ. तो यहाँ पे इन्होंने 4 पॉइंट्स अंदर दिए हैं. पहला दिया है कि काफी सारे टूल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जो डायग्राम और ग्राफ बनाने में हेल्प करते हैं. फिर एग्जाम्पल में 2 दिए हैं, एक वर्ड का दिया, एक एक्सेल का दिया, और बस लास्ट पॉइंट में क्या दिया है कि एक्सेल और वर्ड में डायग्राम यूज करने के लिए बस आपको फॉर्मूला आनी चाहिए और कमांड देने आना चाहिए. प्लीज डायग्राम एंड ग्राफ को फटाफट खुद से एक बार रीड कर लो. ओके, 4 पॉइंट्स, काफी सारे प्रोग्राम हैं, एक वर्ड का एग्जांपल, एक एक्सेल का एग्जांपल, और बस फॉर्मूला और कमांड देने आना चाहिए. फिर से जो मैंने बोल्ड वर्ड्स किए हैं बस वो लिखना, उसके अलावा आप लोग खुद की लैंग्वेज यूज कर सकते हो. ओके, डी हो गया. डी के बाद हमारे ट्रिक में क्या था, पी. तो पी के ऊपर कौन सा है, प्रेजेंटेशन. डी पे आपका डायग्राम और पी पे प्रेजेंटेशन. तो देखो अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं तो काफी सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, पावर पॉइंट और है ना पीडीएफ फॉर्मेट जो है एक्रोबैट का, हम लोग उसको यूज कर रहे हैं. तो प्रेजेंटेशन देना पावर पॉइंट के थ्रू या और कोई ऐप के थ्रू काफी इजी होता है. एग्जाम्पल ये लोग दे रहे हैं कि बजट का, आपने 11th में बजट टॉपिक सीखा था, हाँ बच गए थे, एग्जाम देनी नहीं पड़ी थी आपको, बट पढ़ा तो था ना हम लोगों ने. बजट में क्या था कि बजट के अंदर क्या क्या आता है, उसके अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, बजट के टाइप्स क्या होते हैं. तो मुझे किसी स्टूडेंट को बजट सिखाना है तो मैं पूरा टेक्स्ट बुक में से रीड करूं, नोट्स में से रीड करूं, उसकी जगह मैंने स्लाइड्स बना दी, तो स्लाइड्स में से समझाना क्या होगा, इजी होगा. तो देखो, complicated economic information या data and difficult theories of economics can be made by expressing in a PowerPoint presentation. जो difficult theories हैं, difficult data है, जो लोग ऐसे ही नहीं समझेंगे. मैंने सपोज करो आपको 5 या 6 पेज की डेटा दे दिया, आपको सिर्फ नंबर्स हैं, सिर्फ पैराग्राफ लिखे हुए हैं, आप रीड ही नहीं करोगे. बट अगर मैं 5-6 स्लाइड्स की मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख रहा हूं, आपको पता है ठीक है प्रेजेंटेशन है, 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो आप लोग ज्यादा इंटरेस्ट दोगे, बिकॉज ऑब्वियसली वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है. फॉर एग्जाम्पल द एंटायर टॉपिक ऑफ बजट को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 स्लाइड्स में प्रेजेंट कर सकते हैं. 3 स्लाइड्स में क्या क्या बता रहे हैं देखो. तो पहली स्लाइड जो है मीनिंग के ऊपर है कि मीनिंग क्या है बजट की और उसके कौन से 2 अकाउंट्स होते हैं. सेकंड स्लाइड के अंदर बताएंगे कि बजट के अंदर कंटेंट क्या क्या आता है. आई होप सबको याद हो 11th में बजट की मीनिंग और बजट के हमने 2 अकाउंट सीखे थे, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. नहीं आते तो बस आप लोग अपना एग्जाम्पल दे देना. यहाँ पे आप लोग कोई अपना एग्जाम्पल दे देना, अपना कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हो, प्रेजेंटेशन है ना तो पढ़ाई रिलेटेड आप बोल सकते हो लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर. क्या आप लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. फर्स्ट पॉइंट में आप लॉ ऑफ डिमांड को स्टेट करोगे, एग्जाम्पल दोगे. सेकंड पॉइंट में शेड्यूल और डायग्राम होगा, और थर्ड पॉइंट में इसके अजम्पशंस हो गए, इसके एक्सेप्शंस हो गए, वो बता सकते हो. बुक ने कौन सा आंसर दिया है, बजट का, तो मैं आपको बजट के बारे में बता रहा हूँ. तो उन्होंने फर्स्ट स्लाइड में मीनिंग और 2 अकाउंट, सेकंड में कंटेंट, और थर्ड पॉइंट में इंडिया ने रिसेंटली बजट में क्या क्या डिक्लेयर किया है और इंडिया का एक्चुअल बजट, वो हम लोग थर्ड स्लाइड में दिखा सकते हैं. 2 हेड पॉइंट्स याद किए हमने अभी तक, डी पे डायग्राम, पी पे प्रेजेंटेशन. डायग्राम के अंदर 4 पॉइंट्स है, वो दिमाग में होने चाहिए. क्या क्या थे 4 पॉइंट्स डायग्राम के अंदर के, डायग्राम के बनाने के काफी प्रोग्राम्स हैं, वर्ड, एक्सेल और फॉर्मूला और कमांड आपको देने आना चाहिए. फिर प्रेजेंटेशन के अंदर फिर से 4 पॉइंट्स मैंने देखे. पहला पॉइंट, प्रेजेंटेशन जो है हमको हेल्प करता है कोई भी डेटा या कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी समझाने के लिए. फिर एग्जांपल बजट का दिया है, फर्स्ट स्लाइड में मीनिंग बजट की, कौन से अकाउंट है, सेकंड में बजट के अंदर क्या क्या आता है, और थर्ड इंडिया के बजट के अंदर एक्चुअल बजट क्या था या रिसेंट ट्रेंड्स क्या थे. आई होप सबको याद हो गए होंगे 2 हेड पॉइंट्स, डायग्राम और प्रेजेंटेशन. डीपीएस
एस के ऊपर आते हैं, एस के ऊपर हमारा है स्टोरेज, कहाँ गया स्टोरेज, ओके ये रहा स्टोरेज टूल्स। चलो, वी यूज प्लेंटी ऑफ स्टडी मटेरियल इन इकोनॉमिक्स, के इकोनॉमिक्स में हम लोग बहुत सारा स्टडी मटेरियल यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स नहीं, कोई भी सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हो इन डेप्थ में, तो आपका स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा कि भाई हम लोग सीए करेंगे, तो सीए में समझो ना मेरी हाइट जितनी नहीं है 6 फुट, उतने आपके 2 बुक्स के बंडल बन जाएंगे, इतने सारी बुक्स आपको सीए में पढ़नी पड़ेगी। एमबीए करो तो एमबीए में भी क्या होगा, काफी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो आज के टाइम पे इतनी सारी बुक्स फिजिकली संभालना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सब लोग क्या कर रहे हैं, हायर स्टडीज या अपना स्टडी मटेरियल ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखो, we use plenty of study material in economics. Such material becomes helpful in higher studies of economics or for research. अब सपोज करो कोरोना के लिए जो लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनका तो डेटा करोड़ ऑफ पीपल के ऊपर है, तो फिजिकली मेंटेन करके नहीं रख सकते, उनको क्या करना होगा, डिजिटल रखना पड़ेगा। और फिजिकल रखा तो देखो, फिजिकल डेटा को संभालने के लिए प्रॉब्लम क्या है, या फिजिकल बुक्स को संभालने, एक तो उनको जगह देनी पड़ेगी, प्लस अगर सपोज करो मॉइस्चर है, पानी वहां पे आ गया, या दीमक आ गए, पेस्ट आ गए, तो हमारी जो डेटा है पूरा लॉस्ट हो सकता है, आग लग गई पूरा डेटा लॉस्ट हो सकता है। तो इसके लिए एडवाइजेबल है कि डेटा को जितना हो सके आपको क्या रखना चाहिए, ऑनलाइन रखना चाहिए, वो ज्यादा आपके लिए सिक्योर है। वी नीड स्पेस एंड केयरफुलनेस टू प्रिजर्व सच मटेरियल। कौन से मटेरियल की बात करें, फिजिकल मटेरियल की बात कर रहे हैं। देयर इज फियर ऑफ लूजिंग सच मटेरियल ओइंग टू मॉइस्चर, पेस्ट एक्सेट्रा। अगर आपकी बुक्स मॉइस्चर कवर्ड नहीं है उसके ऊपर, आप ऐसे ही पेज बाहर रख के देखोगे, 1-2 दिन में जो उसके ऊपर डेटा था इरेज होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ मॉइस्चर। लेकिन इन सबको हम लोग एक कंप्यूटर जैसी जगह पे रख सकते हैं। उसको ट्रांसफर करना है तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू हम लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल को प्रिजर्व करना कंपैरेटिवली क्या है, काफी इजी हो गया है। क्लियर, 3 आपने याद किए हैं, डी पे डायग्राम, पी पे प्रेजेंटेशन, एस के ऊपर आपने याद किया है स्टोरेज टूल। स्टोरेज टूल के अंदर कोई ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं है, आप याद कर सकते हो। आज के टाइम में स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक्स में हायर स्टडी करनी तो और स्टडी मटेरियल चाहिए। अब इसमें आपको मेन ये लिखना है कि फिजिकल डेटा की प्रॉब्लम्स क्या है, मॉइस्चर से खराब हो सकता है, पेस्ट के थ्रू खराब हो सकता है, काफी सारे वेज से वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। लेकिन कंप्यूटर में प्रिजर्व करोगे तो इजी, और उसको ट्रांसफर करना भी क्या है, काफी इजी है। ट्रांसफर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इंटरनेट कैसे भी हम लोग कर सकते हैं। डीपीएस हमारा हो गया। डीपीएस क्या है हमारा, एजुकेशन में 1 है, तो अभी ई के ऊपर एक होगा। ई के ऊपर है हमारा एक्सेल वर्कशीट। तो देखो, इकोनॉमिक्स डील्स विथ लॉट्स ऑफ डेटा। कि कोरोना का एग्जांपल दिया, इंडिया की पॉपुलेशन इकट्ठा करनी है, आप क्या नोटबुक लेके घूमोगे इंडिया की पॉपुलेशन इकट्ठा करने के लिए, और नोटबुक लेके बैठ गए, एवरेज में करने के लिए बोलूंगा तो सबका एवरेज के कैलकुलेटर पे करने बैठोगे, या फिर आप सही करो कि कैलकुलेटर पे आप लोग एक फाइनल अकाउंट्स के सम में गलतियां करते हो। तो पूरे इंडिया की आपको अगर डेटा कलेक्ट करना है और उसको प्रोसेस करना है तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए बेटर क्या है, एक्सेल में आप सारी डेटा को लिखने का ट्राई करो, बस एक कमांड दो, वो ऑटोमेटिकली एवरेज निकाल के देगा। एक कमांड दो, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के देगा। एक कमांड दोगे, मीन डेविएशन निकाल के देगा। तो डेटा अगर बहुत ज्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए, एक्सेल यूज करना चाहिए। कब, जब डेटा करोड़ में है, लेकिन करोड़ से भी ज्यादा है, 100 करोड़, 1000 करोड़ तक का डेटा है, तो और भी सोफिस्टिकेटेड माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स आते हैं, आपको उसको यूज करना चाहिए। तो देखो, इकोनॉमिक डील्स विद लॉट्स ऑफ डेटा, रिसर्चर समटाइम डील्स विथ डेटा इन थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल आपको दिया है कि हमको टोटल, एवरेज, कोरिलेशन सब कुछ निकालना होता है डेटा का। एक्सेल काफी इंपॉर्टेंट है प्रोसेसिंग करने के लिए। प्लीज एक्सेल वर्कशीट वाला रीड करो सब लोग खुद से। केविन, कल से आप प्लीज लेक्चर में नहीं आना, आपको बार बार मैं वीडियो के लिए नहीं बोलने वाला हूँ। निमृता, जतिन, लास्ट वार्निंग है आप दोनों को। ओके, 4 आपने याद किए, डी पे डायग्राम, प्रेजेंटेशन, स्टोरेज, एक्सेल वर्कशीट। क्लियर, लास्ट बचा है ओ। ओ कौन सा है आपका, अदर। तो देखो, अदर टूल्स, अब यहाँ पे ध्यान देना, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम, लाइक जो मैंने आपको कहा ना कि अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है,
करोड़ ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके पास, जैसे इंडिया की हमारी पॉपुलेशन, उसका डेटा कलेक्ट करना है, तो बहुत एक्सेल में आप डालने बैठोगे, आपका एक्सेल फाइल जो है वही क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, आपका कंप्यूटर हैंग होने लग जाएगा। तो उसके लिए हमको ज्यादा बेटर डेटा चाहिए होगा, ज्यादा बेटर सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। ऐसा समझो ना आपके मोबाइल के जैसा है, अगर आपका मोबाइल है ना ज्यादा अपग्रेडेड नहीं है, तो उसमें अगर आप कोई हाई डेफिनेशन की गेम या हाई डेफिनेशन का कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डालोगे, आपका मोबाइल हैंग होना स्टार्ट करेगा। तो सेम क्या होगा, आपका सेम कंसेप्ट है ना एक्चुअल जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स है उसमें होता है। तो अगर डेटा ज्यादा है तो आपको क्या चाहिए होता है, आज आपका होमवर्क है एसपीएस, एसपीडबलएस, शेजम, इन दोनों का क्या करना है, आपको फुल फॉर्म ढूंढना है, एग्जाम में काफी बार पूछते हैं। और लास्ट है एसएएस, ये तीनों का आपको फुल फॉर्म ऑनलाइन मिल जाएगा, या इस नोट्स में भी ढूंढोगे, इस नोट्स में भी आपको फुल फॉर्म मिल जाएगा। तो उन लोगों ने ये सारे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर बनाए हैं किसके लिए, ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग के लिए, भले ऑब्जर्वेशन लैक्स या करोड़ में हो, ये मिनट्स में आपको क्या करेगा, प्रोसेस करके देगा। तो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कैंसर या ये सब आइडेंटिफाई जो करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही प्रोग्राम यूज करते हैं। अब जैसे मेरी क्लासेस है, तो मेरी क्लासेस में मैं इन सबको यूज नहीं करूंगा, तो मैं अपनी क्लासेस में सपोज करो मुझे अकाउंट्स लिखना है, तो जो सस्ते प्रोग्राम्स है मैं वो यूज करूंगा, बिकॉज मेरे को इतना एक्सपेंस नहीं करना है, तो मैं टैली, इजी ऑफिस ये सब यूज करूंगा। हॉस्पिटल्स हो गए, बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, रिलायंस हो गया, रिलायंस टैली यूज नहीं करेगा, रिलायंस जो है अपना खुद का प्रोग्राम बनाएगा या इनमें से कोई एक यूज करेगा उसके अकाउंट्स लिखने के लिए। रिलायंस जितने दिन में, एक दिन में सेल करते हैं, उतनी मेरी साल की भी है ना क्या होगी, फीस रिसिप्ट्स नहीं होगी। आ रहा है समझ में? तो इस वजह से उसका सॉफ्टवेयर अलग होगा, मेरा सॉफ्टवेयर अलग होगा। आई होप सबको क्लियर हो। तो हमने 5 हेड पॉइंट्स देखी। डी के ऊपर कौन सा आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए, डी, फिर पी के ऊपर, एस के ऊपर, आ रहा है माइंड में आंसर? ओके, डीपीएस, ई के ऊपर एक्सेल वाला, और लास्ट अदर टूल्स। प्लीज ये तीनों के फुल फॉर्म प्लीज सर्च करना एग्जाम में, इको और उसी में गारंटी जो सेक्शन बी है उसमें एक या दो क्वेश्चंस आते ही हैं जो फुल फॉर्म बेस्ड होते हैं, कि इसका आपको क्या करना है, फुल फॉर्म देना है। जैसे लास्ट ईयर नाबार्ड करके एक है, उसका फुल फॉर्म इन्होंने पूछा था। क्लियर?